5 चौंकाने वाले वीडियो जो हमारी टीम ने आज आपके लिए तैयार किए हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे। पहले वीडियो में हादसे की खौफनाक तस्वीर ये रही आपके सामने। इस कार की स्पीड इतनी तेज थी कि नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क के बीचों बीच डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार डिवाइडर को करीब 50 मीटर तक तोड़ती चली गई और सड़क के दूसरी तरफ जा पहुंची। गनीमत की बात यह रही कि दूसरी तरफ से आ रही कार का ड्राइवर समय रहते सतर्क हो गया और आमने सामने की टक्कर होने से बच गई। और दूसरी तस्वीर यह रही आपके सामने एक कमांडो एक्शन की। भीड़ भाड़ वाले एक मॉल में एक शख्स ने लोगों को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश की तो उस पर काबू करने के लिए कमांडो को लगाया गया। कमांडो ने इस शख्स पर कुछ ऐसे काबू पाया कि लोग भी हैरान रह गए। ये देखिए। और अब तीसरी तस्वीर अमेरिका के लॉस एंजलिस से, जहां अब भी आग का कहर जारी है। हॉलीवुड स्टार्स के घरों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जा रहा है, लेकिन आग इतनी विकराल है कि पानी भाप बनकर उड़ जा रहा है। इस आग से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। और चौथी तस्वीर अमेरिका के केंटकी से, जहां इस घर की छत पर कई टन बर्फ लदी हुई थी, लेकिन अचानक छत से बर्फ गिरनी शुरू हुई तो लगा जैसे एवलांच आ गया है। कुछ ही सेकंड में छत पर जमी सारी की सारी बर्फ जमीन पर आ गिरी, जिससे वहां पार्क कारों को भी नुकसान हुआ। तस्वीरें आपके सामने। और अब पांचवा वीडियो दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकुत्स्क का। याकुत्स्क रूस के साखा प्रांत में मौजूद है और यहां का तापमान इन दिनों -27 डिग्री तक पहुंच गया है। यहां सबसे कम तापमान -70 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। यहां अगर कोई शख्स बिना गर्म कपड़ों के सड़कों पर निकला तो 10 मिनट में उसकी मौत तक हो जाती है। यहां कार के फ्यूल टैंक के अंदर का फ्यूल तक जम जाता है। ऐसे में गाड़ियों को जमने से बचाने के लिए उन्हें हमेशा चालू रखना पड़ता है। भिवंडी से अहम खबर सामने आई। मांझे से यहां एक युवक का गला कट गया। स्कूटी सवार युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर यह घटना सामने आई है। तस्वीरें आपके सामने। और आपको मुंबई और भिवंडी की 2 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मुंबई में अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाजार शॉपिंग करने जा रहा युवक मांझे की चपेट में आ गया। बाल बाल बचा ये युवक। वहीं भिवंडी में एक स्कूटी सवार युवक भी मांझे की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हम और आप न जाने कब से सालों बीत गए, दशक बीत गए, ये चाइनीज मांझे की खबर देख रहे हैं और चाइनीज मांझा कैसे लोगों के लिए काल बन रहा है इसकी तस्वीरें देख रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, लेकिन हालात बदल नहीं रहे। और महाराष्ट्र से ही खबर है, नागपुर में 14 फ्लाईओवर्स को बंद किया गया है। चाइनीज मांझे से खतरे को देखते हुए फ्लाईओवर को बंद करना पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस ने एहतियातन ये कदम उठाया है। अब यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? फ्लाईओवर को क्यों बंद करना पड़ा? नागपुर से हमारे संवाददाता गजानन कुमाटे की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको यह पता लगेगा कि बाइक सवार कैसे चाइनीज मांझे से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन आज पतंगबाज नायलॉन मांझा का उपयोग करके पतंग उड़ाते हैं और इसके कारण एक्सीडेंट ना हो, इसी कारण नागपुर के तकरीबन
14 उड़ानपुल फ्लाईओवर नागपुर पुलिस ने बंद किए हुए। हमारे साथ एक बाइक सवार है। सर, क्या कहेंगे आप, यहाँ जाने वाले उड़ानपुल बंद किया हुआ है? सर देखिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे 3-4 सालों से तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, लोगों के गले कटे, हाथ कटे हैं, बच्चों के पैर कटे हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव नागपुर पुलिस की तरफ से लिया गया है। और ये देखो, नागपुर के जो नायलॉन मांझा की इतनी बड़ी दहशत नागपुर में है कि लोग ऐसा ये एक सर्कल बांध के चल रहे हैं। लोहे की ये प्रोटेक्शन तार जो है यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे फ्लाईओवर, पूरे फ्लाईओवर, ये क्योंकि वो जो मांझा ऊपर से गिरा तो एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा डर है। हर साल ऐसा होता है, इसी के लिए ये फ्लाईओवर बंद किए हुए। क्या कहेंगे, फ्लाईओवर है, 14 फ्लाईओवर बंद है आज? हाँ सर, क्योंकि कैसा ना कि लोगों का सेफ्टी जरूरी है। जिसमें कैसा होता कि कल ही रात को मेरे सामने कोई इंसिडेंस हुआ था कि मीन्स एक छोटे बच्चे के आँख के पास से वहाँ पे नायलॉन मांझा वहाँ पे एक कट करके चला गया। तो इस वजह से कैसा ना एक डर का भी माहौल है। हम लोग बाइक जो भी चलाते हैं, हम डेली अप डाउन करते हैं, बट कैसा ना कि अच्छा इनिशिएटिव है ये बहुत सही रहेगा। क्योंकि कैसा होता ना कि फ्लाईओवर पे इतना एक स्पीड में चलती है गाड़ी, तो उसको उतना पता नहीं रहता बाइक सवार को। तो ये ऑब्वियसली ये होना चाहिए था। हमारे साथ और एक कार चालक, ये फ्लाईओवर बंद किए, आपका क्या कहना है? ये बहुत ही उत्तम फैसिलिटी है। गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही अच्छा है। और इन सर के गाड़ी पे जैसे बार लगाया है मांझा को रोकने के लिए, वैसा है हर गाड़ी में लगाना चाहिए, किसी ने अवॉइड नहीं करना चाहिए। और देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर से ही एक अहम खबर है। मांझा यहां पर नष्ट किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। चाइनीज मांझे को नष्ट कर रही है पुलिस। 25 लाख का चाइनीज मांझा यहां पर जब्त किया गया और उसके ऊपर रोड रोलर चला दिया गया। कई राज्यों में चाइनीज मांझे की बिक्री बैन है। बैन के बावजूद चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही सबसे दुखद, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है इस खबर का। चाइनीज मांझे की बिक्री को कई राज्यों में बैन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझा अवेलेबल हो जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर चाइनीज मांझा जब्त किया गया है और नागपुर में उसके ऊपर चलाया जा रहा है रोड रोलर। 25 लाख का जो जानकारी दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसके मुताबिक 25 लाख का तकरीबन चाइनीज मांझा जब्त किया गया और उसके ऊपर रोड रोलर चला दिया गया। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महाराष्ट्र में कहां-कहां चाइनीज मांझे की दहशत है और क्या एक्शन पुलिस प्रशासन ले रहा है। ये आप समझिए। भिवंडी, पतंग के मांझे से यहां युवक का गला कट गया। बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर यह घटना सामने आई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है यह युवक जो कि मांझे का शिकार हुआ है। वसई, बाइक पर जा रहे युवक का यहां पर गला कट गया। गले पर 9 टाके आए, किसी तरह से इसकी जान बची। छत्रपति संभाजीनगर में भी एक हादसा हुआ। यहां पर एक महिला की गर्दन कट गई और उनको 40 टाके आए। मोढ़ा नाका, यहां पर भी एक हादसा हुआ। फ्लाईओवर के पास एक घटना हुई। इसके अलावा नागपुर में सुरक्षा के लिहाज से 14 फ्लाईओवर बंद किए गए। ट्रैफिक विभाग ने एहतियातन इन रास्तों को बंद कर दिया है। नागपुर में पुलिस ऑपरेशन चला रही है नायलॉन मांझा ऑल आउट करने की। 25 लाख के चाइनीज मांझे पर रोड रोलर चला है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कल्याण, डोंबिवली, मुंबई में चाइनीज मांझे के खिलाफ ड्राइव चलाई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 6 दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई भी की गई है जो चाइनीज मांझा बेच रहे थे। मीरा रोड, मुंबई, चाइनीज मांझे के खिलाफ यहां पर एक्शन हुआ है। 2 दुकानदारों पर केस दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रशासन सतर्क तो नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुंबई आपको सीधे लिए चलते हैं। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कई जगहों से जेपी ऐसी खबरें आई हैं जहां पर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, नागपुर में एक्शन लिया जा रहा है। कई दुकानदार जो चाइनीज मांझा बेचते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि बैन के बावजूद चाइनीज मांझा अभी भी बाजारों में अवेलेबल हो जा रहा है। इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है सरकार?
बिल्कुल सही कहा समीर आपने। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में चाइनीज़ मांझे के चपेट में आने से एक के बाद एक हर रोज़ नए केस आ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2 घंटे पहले औरंगाबाद संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर में एक पुलिस सिपाही का गला जो है वो कट गया चाइनीज़ मांझे से। वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, दीपक भराम्बे उनका नाम था। और बड़ी बात यह है कि चाइनीज़ मांझे को लेकर कितनी सतर्क है महाराष्ट्र सरकार। सारे जितने भी डीएम हैं, एसपी हैं, उनको ये आदेश दिया गया है, सिविक अथॉरिटी है कि वो अपने अपने इलाकों में उन दुकानों पर जाएं जहां पर ये चाइनीज़ मांझा बिकता है। मुंबई की भाषा में इसे तंगूस मांझा कहते हैं। ये कांच के केमिकल से बना होता है और इतना धारदार होता है कि जो पतंग उड़ाते हैं उनके उंगलियों को भी ये काट देता है। और आप सोचिए कि जब पतंग उड़ते उड़ते मोटरसाइकिल सवारों के पास जाती है तो वो पूरा मांझा जो है स्पीड में जा रही मोटरसाइकिल सवार का गला रेत देता है। तो एक तरीके से ये बहुत डेंजरस है और इसको लेकर नागपुर में आज 14 फ्लाईओवर्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर से जब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फ्लाईओवर के ऊपर से जब मोटरसाइकिल जाती है तो मोटरसाइकिल सवार जो है उनके लिए ज़्यादा खतरा होता है और नीचे से जब मोटरसाइकिल जाती है तो ये खतरा कम होता है, क्योंकि ऊपर जो पतंग उड़ते हुए आती है वो पतंग मोटरसाइकिल सवार के गले में मांझे के साथ लपट जाती है और हेलमेट होने के बाद भी जो मोटरसाइकिल सवार है वो घायल हो जाता है और कई बार उसकी मौत हो जाती है। 2016 में, 2019 में, 2022 में ऐसी 3 मौतें मैं कवर कर चुका हूं। तो ये बहुत डेंजरस है चाइनीज़ मांझा, लेकिन आज भी धड़ल्ले से इसलिए बेचा जाता है क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा होती समीर। ये मांझा ऐसा मांझा होता है जब पतंग हवा में उड़ती है, उड़ते समय ये मांझा दूसरे पतंग को काट देता है। इसमें धार बहुत तेज होती है, तो हर पतंग उड़ाने वाला ये चाहता है कि उसके पास चाइनीज़ मांझा हो ताकि उसकी पतंग न कटे और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी पतंग को वो काट दे। ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और इसी का फायदा उठाकर जो व्यापारी हैं वो ये चाइनीज़ मांझा बाजार में उतारते हैं। बिल्कुल सही बात है जेपी, और ये कितनी छोटी बात है और बड़ी बात जो है वो कितनी गंभीर है कि इससे किसी की जान जा सकती है, जाने जा रही है। और जब हम इतने सवाल उठाते हैं पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर, तो कुछ उंगलियां हमारे ऊपर भी उठती हैं कि लोग खरीद ही क्यों रहे हैं। अगर चाइनीज मांझा कोई ना खरीदे तो दुकानदार उसे रखेगा ही नहीं, लेकिन लोग खरीद रहे हैं, यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। गुजरात का रुख करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। 21 दिन में अब तक पुलिस ने 65 केस दर्ज किए। 10 जनवरी को एक दिन में ही 17 केस दर्ज किए गए। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चाइनीज मांझे की इतनी दहशत क्यों है। 2023 में दिल्ली में चाइनीज मांझे से 4 से ज्यादा मौतें हुई। गुजरात में 6 लोग बेमौत मारे गए जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। महाराष्ट्र में भी एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके अलावा भी यूपी, एमपी समेत जहां जहां पतंगे उड़ाई जाती हैं वहां वहां हादसे हुए, लेकिन कोई सरकारी रिकॉर्ड न होने की वजह से मौत या घायल होने की घटनाओं का बिल्कुल सटीक आंकड़ा बता पाना मुश्किल है हमारे लिए भी। ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। मुमकिन है कि तमाम ऐसे केसेस हुए हों जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए, लेकिन चाइनीज मांझे की वजह से लोग घायल हुए होंगे और कई हादसों में हमने देखा है कि लोगों की जानें गई हैं। यह मामला बहुत गंभीर है। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर चाइनीज मांझा है क्या। इसके बारे में डिटेल देखिए। नायलॉन और मेटेलिक पाउडर से इसे बनाया जाता है। वो चाइनीज मांझा जो लोगों की जान ले रहा है उसके बारे में जान लीजिए। सामान्य मांझे की तुलना में यह काफी ज्यादा धारदार होता है। कांच या लोहे के चूरे से धार लगाई जाती है इस मांझे में और इस वजह से यह खतरनाक बन जाता है। चाइनीज मांझे में करंट आने का भी खतरा रहता है। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां मांझे में करंट आ गया है और लोग घायल हो गए। पहले नेपाल के रास्ते भारत में आता था चाइनीज मांझा। अब शहर शहर चाइनीज मांझे की फैक्ट्रियां लगा दी गई, वो भी तब जब हमारे देश में कई राज्यों पर चाइनीज मांझे को बैन किया गया। उसके बावजूद आसानी से बाजारों में ये उपलब्ध है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, एमपी में बैन किया गया है चाइनीज मांझे को। आप अपनी दुकान पर नहीं बेच सकते, ऐसा करना अवैध है, गैर कानूनी है। खरीदने और स्टोर करने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत
चाइनीज मांझे को हमारे देश में तमाम राज्यों में बैन कर दिया गया है। खरीद बिक्री पर 5 साल की सजा तक का प्रावधान है, 1 लाख तक का जुर्माना संभव है। उसके बावजूद भी कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं। चाइनीज मांझे पर बैन जो लगाया गया है उसमें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत भी एक्शन लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह पूरी डिटेल हमने आपके सामने इसीलिए रखी कि चाइनीज मांझे से तो बचना ही है, इसे खरीदने से भी बचना है। गुजरात में जानलेवा मांझे में किस कदर इसकी वजह से भय है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इससे बचने के लिए लोगों को कॉलर बैंड बांटे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपको गुजरात के सूरत की दिखा रहे हैं, जहां ये कॉलर बैंड लोगों को दिए जा रहे हैं। पुलिस वाले ही लोगों को ये कॉलर बैंड दे रहे हैं, लगा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी बाइक सवार लोगों के गले में बैंड बांधते आपको नजर आएंगे। निश्चित तौर पर ट्रैफिक पुलिस की इस पहल का स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये नौबत क्यों आ रही है, सवाल ये भी है। इन तस्वीरों में आप देखिए, क्योंकि चाइनीज मांझे की वजह से लोगों के गले कट जा रहे हैं और बाइक सवार अक्सर चाइनीज मांझे की जद में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा खतरा उनको रहता है, इसलिए यहां पर ट्रैफिक पुलिस एक ड्राइव चला रही है और लोगों के गलों में ये कॉलर बैंड बांधे जा रहे हैं ताकि चाइनीज मांझे की वजह से वो घायल ना हो जाएं, कोई हादसा ना हो जाए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से अहम खबर है, नौशेरा में एलओसी के पास धमाका हुआ है। धमाके में 5 से 6 जवानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को राजौरी आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। धमाका हुआ है, 5 से 6 जवानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। नौशेरा में एलओसी के पास ये ब्लास्ट हुआ है, 5 से 6 जवान घायल हैं, ये बताया जा रहा है। राजौरी आर्मी हॉस्पिटल में इन जवानों को भर्ती कराया गया है। नौशेरा के भवानी सेक्टर में यह धमाका हुआ है। 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और यहां पर इनका इलाज चल रहा है। यह ब्लास्ट किस तरह का था, धमाका कितना जोरदार था, इसके बारे में सारी जानकारियां जुटाई जा रही। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारने के बाद एक्शन में है बीसीसीआई। क्रिकेटरों की पत्नी के लिए नए नियम बनाए गए हैं। कोविड से पहले के नियम फिर से लागू कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की अहम खबर। क्रिकेटर्स की पत्नी के लिए नए नियम, नए कायदे बनाए गए हैं। और दरअसल ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारने के बाद एक्शन में नजर आ रहा है बीसीसीआई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब नए नियम बनाए हैं क्रिकेटरों की पत्नी के लिए। कोविड से पहले के जो नियम थे, बताया जा रहा है कि उन्हें फिर से लागू कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेटर्स की पत्नी के लिए आखिर नियम क्या हैं, यह भी आपको बता देते हैं। विदेश दौरे पर खिलाड़ियों की पत्नियां साथ नहीं रहेंगी। पत्नी और परिवार के सदस्य साथ यात्रा नहीं करेंगे। 45 दिन के दौरे के दौरान अधिकतम 2 सप्ताह तक रहने की अनुमति होगी, यानी जब दौरा बड़ा होगा। अगर दौरा छोटा है तो अवधि 7 दिन तक सीमित होगी। प्रत्येक खिलाड़ी को टीम बस से यात्रा करनी होगी। खिलाड़ियों को अलग से यात्रा करने की इजाजत नहीं मिलेगी। हमारे सहयोगी शिवेंद्र कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवेंद्र, क्या वजह नजर आ रही है, एक बार फिर कोविड के वक्त वाले नियमों को लागू करने की बात सामने आ रही है? ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद बीसीसीआई ने यह एक्शन लिया है, मोटिव क्या है इसके पीछे? समीप, मोटिव यही है कि टीम में जो खिलाड़ी हैं वो आपस में एकजुट रहे, वो आपस में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता पाएं। वरना कई बार क्या होता है कि कोई खिलाड़ी कहता है साहब हम अलग से ट्रैवल कर रहे हैं, हम अलग से जाएंगे, हम टीम बस में नहीं जाएंगे। तो वो जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए किसी भी टीम में, किसी भी स्पोर्ट्स में जो टीम गेम है वहाँ पर जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो बॉन्डिंग है। मैं इसको ऑस्ट्रेलिया में हार से जोड़कर नहीं देखता हूँ और इसको इस तरीके से देखा भी नहीं जाना चाहिए। ये एक फैसला है, पहले भी यही होता था। ऐसा नहीं कि ये
कोविड के समय एक छूट दी गई थी कि हाँ चलिए इस वक्त ऐसा समय है जब खिलाड़ी चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ रहें। और मैं आपको बताऊं समीप कि 2018 में जहां तक मुझे याद है विराट कोहली ने ही ये सबसे पहले बोर्ड से रिक्वेस्ट भी की थी, तब COA होता था, और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो तय है कि भाई एक लंबा दौरा है तो उसमें 2 हफ्ते ही पत्नियां साथ में रह सकती हैं, उसकी बजाय एक लंबी मियाद दे दी जाए। और वो ये तब की बात है जब अनुष्का उनके साथ लगभग पूरे तौर पर नजर आती थी। तो विराट कोहली ने बोर्ड से एक तरीके से एक अपील की थी। उसके बाद फिर बोर्ड ने कहा कि साहब एक काम करते हैं, जो मैनेजर होगा टीम का वो मैनेजर इसको रिक्वेस्ट करेगा तो हम इस पर अपना फैसला लेंगे। फैसला लिया गया। फिर उसी वक्त कोविड आ गया। कोविड के वक्त आपको पता है किस तरह पूरी दुनिया में हर चीज ही बदल गई थी। तो फिर नियम क्या, अब हुआ यह है कि जब हार के बाद रिव्यू मीटिंग हुई BCCI की, उस रिव्यू मीटिंग में तमाम चीजें जो डिस्कस हुई उसमें कहीं ना कहीं यह भी डिस्कस हुआ होगा कि भाई क्या बॉन्डिंग का इशू है, क्या प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को समय पूरा नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली के कमिटमेंट्स हैं। अगर परिवार है तो ऑब्वियसली आप परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। इसलिए यह फैसला किया गया कि चलो हम बैक टू बेसिक जाते हैं। जो हमारा पहले नियम था हम उसी नियम पर जाते हैं कि जब लंबा दौरा होगा तो शुरुआत के कुछ दिनों के बाद आपको अपने परिवार को यानी पत्नी को लेकर जाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन 2 हफ्ते के लिए ही होगी। और उसमें नियम यह होगा कि फिर वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं होगा, खिलाड़ी टीम बस में ही ट्रैवल करेगा। कुल मिलाजुलाकर मैं इसको देखता हूं एक टीम गेम में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए उस बॉन्डिंग से जोड़कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र, BCCI के इस फैसले को इतने आसान लफ्जों में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा का खास महत्व है। दही चूड़े के दिन नेता मिलते हैं और कई नए सियासी समीकरण भी बनते और बिगड़ते हैं। दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। लालू यादव ने 15 दिन पहले नीतीश कुमार को RJD के साथ आने का ऑफर दिया था, लेकिन आज मकर संक्रांति के दिन लालू यादव की बेटी और RJD सांसद मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार तो हमारे लिए अभिभावक जैसे हैं, वो जब चाहें तब उनका स्वागत है। सुनिए। नीतीश जी को इस बार निमंत्रण नहीं गया है क्या? अब ये तो अंदर जाके पता करना होगा। आप चाहती हैं कि वो आए? चाचा है। हम तो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए। ये तो अच्छी बात है। घर में अगर मतलब लोग बड़े लोग आते हैं, मतलब हमसे बड़े हैं तो अभिभावक ही के तौर पे ही हैं, और मतलब आए तो अच्छी बात है। और मतलब हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा जाता है। दरवाजे पे कोई आ जाए सबका वेलकम है। तो मीसा भारती की आपने बात सुनी। अब आपको करीब 2 हफ्ते पुराना लालू यादव का बयान सुनाते हैं। लालू ने भी कहा था कि उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। अच्छा, एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं, आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो RJD को कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेता। तो ये पहले का बयान हमने आपको दिखाया, और मीसा भारती का जो बयान आपने सुना वो आज का बयान है, मकर संक्रांति का बयान है। पटना से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, पहले तो अपने आप में बड़ी ये चौंकाने वाली बात है कि चूड़ा दही भोज का आमंत्रण दिया जा रहा है, वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को। नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं 10:20 पर, 5 मिनट बाद निकल भी जाते हैं। चिराग पासवान पहुंचते नहीं, यानी मेहमान पहुंच गया, मेजबान गायब। और दूसरी तरफ से न्योता भी आ गया कि भाई यहां के दरवाजे तो हमेशा आपके लिए खुले हैं। हो क्या रहा है? और समीर, ये सब इसलिए होता है और आज के दिन क्योंकि 2016 में नीतीश कुमार यहीं पहुंचे थे जहां मैं खड़ा हूं, यानी कि राबड़ी देवी के आवास पर। हाँ। और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने दही का तिलक लगाया था। उसके बाद से नीतीश कुमार बदल गए और RJD सत्ता में आ गई थी। यानी कि संक्रांति के रोज सरकार बदलने की पटकथा लिखने का इतिहास रहा है। लिहाजा आज के दिन सबकी नज़रें टिकी होती हैं, क्योंकि आज जो भी एक्शन होता है उसका एक निहितार्थ होता है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को क्यों दही का तिलक लगाया, आज नीतीश कुमार क्यों चिराग
पासवान से एक तरह से कहें तो कन्नी काट गए, क्यों तय समय से पहले पहुंच गए। चिराग पासवान उस वक्त अपने घर पर मौजूद थे। चिराग पासवान ने अभी TV9 से बातचीत करते हुए कहा कि मैं उस वक्त पूजा कर रहा था और ये संभव नहीं था कि आनन फानन में मैं प्रदेश कार्यालय पहुंच जाता जहां नीतीश कुमार पहुंच गए थे। हालांकि LJP को चिराग पासवान को जो बताया गया था कि नीतीश कुमार वहां 12 बजे के आसपास आएंगे, लेकिन लगभग 10:30 बजे ही नीतीश कुमार वहां पर पहुंच गए। क्या नीतीश कुमार वाकई चिराग पासवान से बचना चाहते थे? उस चिराग पासवान से जिसको लेकर के पार्टी ने बार बार कहा कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार 43 तक आ गए थे, यानी कि उनको कट टू साइज किया गया था वो चिराग पासवान को सामने करके। हालांकि चिराग पासवान हाल के दिनों में कई बार नीतीश कुमार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं और उस वक्त में जब कहा जा रहा था कि क्या दरवाजे ये खुले हुए हैं, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, ऐसे में चिराग पासवान ने सबसे पहले कहा कि नीतीश कुमार ही 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे। उस वक्त जब बीजेपी भी ये कहने की स्थिति में नहीं थी या बीजेपी बच रही थी ये कहने से कि 2025 में किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, उस वक्त चिराग पासवान ये कहते रहे कि नीतीश कुमार ही 2025 में भी हमारे नेतृत्व करेंगे और वही मुख्यमंत्री सारी बनेंगे। बातें रुपेश वहीं घूम फिर कर आ जाती हैं। क्या नीतीश कुमार कहीं एक बार फिर पलटी तो नहीं मार देंगे? अब देखिए आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का भी बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोई ऑफर नहीं दिया गया है, हमने कोई ऑफर नहीं दिया है, ये कह रहे हैं तेज प्रताप यादव। मीसा भारती के बयान के बाद तेज प्रताप यादव का नया बयान सुनिए। नीतीश जी को आने का कोई इनविटेशन हमको देने का मन नहीं है। नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर में। नीतीश जी को आने का कोई इनविटेशन हमको देने का मन नहीं है। नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर में। तो चलिए इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से लोग खौफ में हैं। यह बीमारी ऐसी है जिसका अब तक पता नहीं चल पाया। एक तरफ चीन से HMP वायरस का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ इस बीमारी से 13 लोगों की मौत हो गई है। डॉक्टर रिसर्चर्स पता लगाने में जुटे हैं कि गांव में ऐसी कौन सी बीमारी आ गई जिससे लोग बीमार हुए जा रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। गांव पर इस बीमारी का साया दिसंबर से मंडरा रहा है। तब से लेकर अब तक लोगों के मरने का, लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। जी हां, बहुत अहम खबर है ये राजौरी से। बड़हाल गांव में 13 लोगों की मौत हो गई है। दिसंबर से अब तक 13 लोगों की जान चली गई है। रहस्यमयी बीमारी से हुई लोगों की मौत ने हर किसी को चौंका दिया है। रविवार को 3 बच्चों, सोमवार को एक बुजुर्ग की इस बीमारी ने जान ले ली। और जिस गांव में 13 लोगों की जान गई वो राजौरी का बड़हाल गांव है। खास बात यह है कि मरने वालों में ज्यादातर मासूम बच्चे हैं और यह भी एक तथ्य है कि मरने वाले सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं। गांव के कुछ बच्चे अब भी जम्मू के अस्पताल में भर्ती हैं और मेडिकल ऑब्जर्वेशन पर हैं। आखिर गांव में एक एक कर 13 लोगों की मौत कैसे हुई, इसकी जांच जारी है। 13 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए राजौरी के DC, DIG, SSP और CMO बड़हाल गांव पहुंचे। प्रशासन के साथ मौजूद मेडिकल टीम ने सैंपल्स लिए। फिलहाल बीमारी की वजह क्या है इसका पता नहीं चल पाया है। प्रशासन बीमारी के कारणों की जांच कर रहा है। अब यहां पर आपको यह भी बताते हैं कि रहस्यमयी बीमारी के लक्षण क्या हैं। इस बीमारी के लक्षण देखिए, ठंड लगना, बुखार आना, खांसी जुकाम हो जाना, यानी बड़े आम से लक्षण हैं। ठंड के दिनों में अक्सर ऐसे सिम्टम्स बच्चों में दिखते हैं। कुछ बच्चों को उल्टियां हुई हैं, कुछ बच्चे डायरिया का शिकार हुए हैं। बीमार के बाद कुछ बच्चे नर्वस नजर आए। तो कुल मिलाकर यह रहस्यमयी बीमारी कौन सी है यह तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसके लक्षण कुछ ऐसे हैं, वो हमने आपके सामने रखे। जैसे ही इस पर और अपडेट आएगी हम फौरन आप तक पहुंचाएंगे। और मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्वांचल के लोगों से मुलाकात की। राहुल ने यहां दही चूड़े का आनंद भी लिया और बातों बातों में लोगों से यह कहते भी नजर आए कि दिल्ली का हाल तो आपको पता ही है। बारिश जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। कल आपने कहा सर कि मोदी और केजरीवाल एक जैसे हैं। पानी की लाइन रह गई यहाँ पर, जो डिपार्टमेंट उसके बावजूद यहाँ पे करप्शन दुनिया भर में।
ये कब से ऐसा है? भैया दिल्ली की कंडीशन सबको मालूम है, ये नाला बीच में से जा रहा है, वो हटा दे। चलो भैया दिल्ली की कंडीशन सबको मालूम है, ये नाला बीच में से जा रहा है, वो हटा दे। चलो तो राहुल गांधी को आपने सुना। वहीं दिल्ली चुनाव पर शरद पवार का भी बड़ा बयान आया। दिल्ली में केजरीवाल की मदद करनी चाहिए, यह शरद पवार ने भी कह दिया है। इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पर था, स्टेट और लोकल चुनावों को लेकर गठबंधन में कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, ये शरद पवार की तरफ से कहा गया है। जयप्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, शरद पवार भी वैसी ही बातें करते नजर आ रहे हैं दिल्ली चुनावों को लेकर, जैसी इससे पहले अखिलेश यादव ने की, जैसी इससे पहले ममता बनर्जी ने की। क्या कहा गया उनकी तरफ से, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए शरद पवार जो है वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप है उनको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि जो जीतने वाली पार्टी है उनका वोट छीनना गलत बात है। इस बारे में वो कांग्रेस पार्टी से बात करेंगे, कांग्रेस के आलाकमान से बात करेंगे, उनके नेताओं से बात करेंगे और कहेंगे कि आपको समर्थन दिया जाए, अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई दिल्ली में टक्कर ले सकता है तो वो आप पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने बड़ी बात ये कही कि राष्ट्रीय लेवल पर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके लिए इंडिया गठबंधन बना था 30 पार्टियों का, लेकिन बात अगर महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव की करें, नगर निगम, महानगर पालिका, नगर परिषद की, तो वहां पर समझौता करना है कि नहीं, गठबंधन करना है कि नहीं, इसको लेकर हम 8-10 दिनों में खुलासा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी। वक्त की थोड़ी सी कमी है, यानी इंडिया गठबंधन को लेकर सबके एक सुर नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय चुनावों के लिए ही था। अब आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दिव्य और भव्य महाकुंभ में आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहला अमृत स्नान जारी है। इस शुभ संयोग पर साधु संतों के साथ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हर अखाड़े को स्नान के लिए 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। संगम तट पर आस्था का कैसा सैलाब उमड़ा हुआ है, आप इन तस्वीरों को देखकर जरा अंदाजा लगाइए। सनातन का उद्घोष हो रहा है। विदेशी भक्त भी बड़ी तादाद में संगम में पहुंचे। चारों तरफ भक्ति का महासमागम नजर आ रहा है। हम आपको आस्था के रंग में रंगी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर एक तस्वीर में भक्ति का सागर नजर आएगा आपको आज। हर एक तस्वीर में महाकुंभ का रंग आपको नजर आएगा। और महाकुंभ में इन दिनों एक साध्वी भी वायरल हो रही है। इनका नाम है साध्वी हर्षा रिछारिया। साध्वी हर्षा निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं और आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या हैं। टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन ने उनसे बात की, सुनिए। साधु समागम में कई तरह के संत हैं, महात्मा। मैम, आप भी एक भगवा चोला ओढ़े हुए हैं, किस तरीके का संदेश आप देना चाहेंगी? संदेश फिलहाल यही है कि देश में ये जो 144 सालों के बाद ये जो महापर्व आया है, क्योंकि हम वो पीढ़ी हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार इसको देख पा रहे हैं, इसको विटनेस कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुझे लगता है हर धर्म के लोग आ रहे हैं, हर देश से आ रहे हैं श्रद्धालु, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि भीड़ की वजह से हमें नहीं निकलना है घर से या नहीं जाना है, तो मैं बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में एक बार जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उसे यूं ही ना जाने दें, क्योंकि ये अमृत वो वर्षा, ये अमृत की वो बेला है जो बड़े नसीबों से मिलती है। जिस तरीके से जटाओं का स्वरूप है, आमतौर पे लोग सन्यासियों को इस तरीके से देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल ये जब आपके मन में श्रद्धा ज़्यादा बढ़ जाती है, आप अपना रूप किसी भी प्रतिरूप में मुझे लगता है ढाल सकते हैं। इस तरीके का मैसेज लोगों को देना चाहेंगे आप?
लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है कि अब जो हमारी पीढ़ी है, अब जो युवा हैं देश के, वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं धर्म के लिए और अपनी संस्कृति के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ कि जो युवा अभी भी भटके हुए हैं वो भी धर्म से जुड़ें, अपनी संस्कृति को जानें, और जो माता पिता उन्हें सही संस्कृति के बारे में नहीं बता पा रहे वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। तो देखिए, इन साध्वी की चर्चा लगातार हो रही है सोशल मीडिया पर। आपने इनके कई वीडियोस देखे होंगे और यही वजह है कि कुमार कुंदन ने उनसे बात की है। महाकुंभ के अलग अलग रंग TV9 भारतवर्ष आगे भी आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल एक अहम खबर आ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार घोषित हो गए। चंद्रभान पासवान बीजेपी के उम्मीदवार होंगे मिल्कीपुर से।